नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। एनआईए ने नाकाम की बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों की साजिश। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 16 ठिकानों पर छापेमारी में 10 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और अहम दस्तावेज बरामद। आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रेरित गिरोह हरकत उल हर्ब ए इस्लाम का किया भांडाफोड़। सरकार ने सख्त किए ई कॉमर्स कंपनियों के कारोबार के नियम। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी दूसरी कंपनियां नहीं बेच पाएंगी अपनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के उत्पाद। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों की एक्सक्लूसिव सेल के लिए अनुबंध पर भी लगाई रोक। सबसे गरीब को सशक्त बनाना सुशासन और सुधारों का मकसद। चैंपियंस ऑफ चेंज 2018 पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, व्यापक विकास प्रक्रिया में सभी क्षेत्रों और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। मिशन 2019 के तहत बीजेपी ने जारी की 17 राज्यों और चंडीगढ़ के प्रभारियों और सह प्रभारियों की लिस्ट। गोवर्धन झड़ापिया, दुष्यंत गौतम और नरोत्तम मिश्रा को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, भूपेंद्र यादव को बिहार और ओम प्रकाश माथुर को गुजरात का बनाया गया प्रभारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी फेडरल फ्रंट की कोशिशों का किया स्वागत। कहा, गठबंधन के लिए खुले हैं सभी विकल्प। हैदराबाद जाकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात की कही बात। आतंकी गुट आईएसआईएस की भारत में पैर पसारने की कोशिशों को देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आज बड़ा झटका दिया। एनआईए की टीमों ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी कर आतंकियों की मदद करने वाले कई संदिग्धों को पकड़ा। जांच एजेंसी इन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। एनआईए के मुताबिक ये लोग देश में अलग अलग जगहों पर हमले की साजिश रचने में जुटे थे और धमाकों से दहशत फैलाना चाहते थे। आतंकी संगठन आईएसआईएस के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के विशेष सेल और उत्तर प्रदेश एटीएस के साथ मिलकर एनआईए की टीमों ने दिल्ली और यूपी में कुल 17 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 6 जगहों पर छानबीन की गई, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी 6 ठिकानों को खंगाला गया। इनके अलावा मेरठ और लखनऊ में भी एनआईए की टीमों ने कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान जांच टीमों को भारी मात्रा में हथियार और 100 से ज्यादा पाइप बम बनाने का सामान और अहम दस्तावेज भी बरामद हुए। इन सर्चेस के दौरान काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है, कई वेपन्स रिकवर किए गए हैं और एक कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर किया गया है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश में रिकवर किए गए हैं। 100 के आसपास मोबाइल फोन्स, 135 के आसपास सिम कार्ड्स, कई लैपटॉप, मेमोरी कार्ड्स और इस तरह की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज की गई हैं। एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के जिस नए मॉड्यूल का खुलासा किया है उसका नाम है हरकत उल हर्ब ए इस्लाम। छापेमारी के दौरान इससे जुड़े कुल 16 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनमें से 10 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 5 दिल्ली और 5 अमरोहा के हैं। बाकी संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। एनआईए के मुताबिक इस कड़ी में अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से एक विदेश में बैठे हुए एक हैंडलर से ये लगातार टच में थे। अदरवाइज जो ये पूरा मॉड्यूल है, इसमें जो मेन गैंग लीडर हैं वो मुफ्ती सोहेल है, जो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहता है, लेकिन वो
नेटिव है अमरोहा का, और अमरोहा में एक मॉस्क में वो काम करता है और वही इस पूरे ग्रुप को डायरेक्ट कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पकड़े गए संदिग्ध आतंकी दिल्ली समेत उत्तरी भारत के कई हिस्सों में सिलसिलेवार धमाके करने की फिराक में थे और इनके निशाने में भीड़भाड़ वाले स्थल, सुरक्षा स्थल, राजनेता और जानी मानी हस्तियां थीं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर राव की प्रधानमंत्री से ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राज्य के 10 पिछड़े जिलों के लिए फंड जारी करने, तेलंगाना के लिए अलग हाई कोर्ट, नए जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने और करीमनगर में IIIT की स्थापना की मांग की है। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों का फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में वो क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में उनका बीएसपी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात का कार्यक्रम था। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 6 जनवरी के बाद हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। उन्होंने फेडरल फ्रंट बनने की उम्मीद जताई है। इससे पहले वो टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की थी। वो बीजेडी प्रमुख और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिल चुके हैं। अलग जगह से अलग अलग पार्टी के नेता कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई गठबंधन बन जाएगा। मैंने बीजेपी का भी धन्यवाद दिया अभी कुछ देर पहले कि उन्होंने हमें बैकवर्ड बना दिया था, तो हमारी लाइन क्लियर हो गई, रास्ता साफ हो गया। अभी हम कांग्रेस का धन्यवाद दिए, मध्य प्रदेश में हमारे को मंत्री नहीं बनाए कि एक विधायक को जीते हुए को, उन्होंने भी रास्ता साफ कर दिया। तो हम दोनों दलों का धन्यवाद देते हैं कि समाजवादियों का रास्ता साफ कर दिया। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग कल भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनका ये दौरा 27 से 29 दिसंबर का होगा। इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चाएं की जाएंगी। भूटानी प्रधानमंत्री के साथ विदेश मामलों, आर्थिक मामलों के मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भारत दौरे पर आएंगे। भारत की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने, सड़क संपर्क और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत और भूटान मिलकर पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने और पनबिजली के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। Today, the canvas of India-Bhutan relations encompasses almost all areas of human endeavor. And over the years, this mutually beneficial cooperation has been anchored in cooperation, in very remarkable cooperation in the energy sector. This year, we certainly hope to commission one of the flagship projects, the 720 megawatt Mangdechu hydropower project, hopefully this month itself. And we are also working together on a number of ongoing and planned projects, which promises to ensure that our relationship in this sector continues in the future. भूटान के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु और ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। इस साल भारत और भूटान औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इसे लेकर दोनों देशों के बीच 50 से ज्यादा कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। In addition to this, of course, we are interested in enhancing connectivity with Bhutan in its widest possible definition as a central pillar of our neighborhood first and Act East policy. And that also includes expanding trade and economic opportunities and forging knowledge partnerships with Bhutan. While the cooperation in conventional sectors such as education, health, information technology and skills development continues to grow, पिछले महीने पदभार संभालने के बाद भूटान के प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा है। भारत और भूटान दशकों से एक दूसरे के दोस्त हैं और दोनों के बीच भरोसे, सद्भावना और आपसी समझ के आधार पर मजबूत संबंध हैं। लोटे शेरिंग की भारत यात्रा
दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने में मददगार होगी। साथ ही भारत भूटान के लोगों के फायदे के लिए दोस्ती और सहयोग के स्थायी संबंधों को विस्तार देने का अवसर भी प्रदान करेगी। भारत और भूटान के संबंधों को दुनिया का एक मॉडल माना जाता है जो दो पड़ोसी देशों के बीच में हो सकता है। भारत की कोशिश यह है कि भूटान को आर्थिक रूप से भी इस तरीके से सबल बनाया जाए ताकि अपने विकास के लिए उसे किसी और देश की तरफ देखने की ज़रूरत न पड़े। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन जुनैद के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए देश देशांतर मेरे साथ रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ट्रेन 18 आधिकारिक रूप से भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर यह जानकारी शेयर की है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। ड्राइवर के केबिन से बनाए गए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्पीडोमीटर पर ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर से बढ़ते हुए 180 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और उसके बाद ये स्पीड लगातार बनी रहती है। आप देख रहे हैं कि ट्रेन 18 आधिकारिक रूप से भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन घोषित कर दी गई है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर यह जानकारी शेयर की है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए, जो कि हम आपके सामने जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं उनके जरिए, एक वीडियो के जरिए ये कहा है कि ट्रेन 18 आधिकारिक रूप से अब भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है। ड्राइवर के केबिन से, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि एक वीडियो बनाया गया है जिसमें साफ तरह से ये देखा जा सकता है कि स्पीडोमीटर पर ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर से बढ़ते हुए 180 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और उसके बाद ये स्पीड लगातार बरकरार रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेन 18 आधिकारिक रूप से अब भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन घोषित कर दी गई है। और देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी आज हड़ताल पर रहे, जिसकी वजह से बैंकों से जुड़े रोजमर्रा का काम प्रभावित रहा। बैंक कर्मचारियों ने विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किए जाने के प्रस्तावित फैसले के खिलाफ हड़ताल की। हालांकि इस हड़ताल को लेकर बैंक ग्राहकों को पहले ही सूचना दे चुका था, जबकि निजी क्षेत्रों के बैंकों में सामान्य तौर पर कामकाज किया गया। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन यानी UFBU ने बुलाई थी। UFBU 9 बैंक यूनियनों का संगठन है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स भी शामिल हैं। एक हफ्ते के अंदर सार्वजनिक बैंकों में आज दूसरी बार हड़ताल की गई। सरकार ने सितंबर में इस विलय को लेकर घोषणा की थी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सुशासन और सुधारों का मकसद कतार में आखिरी शख्स को सशक्त बनाना है और विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को शामिल करना ही शासन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। दिल्ली में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड समारोह में उन्होंने ये बात कही। तो इस कार्यक्रम के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को दिल्ली में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुशासन और विकास प्रक्रिया में सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने देश के पिछड़े जिलों और इलाकों के विकास पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए सभी इलाकों, राज्यों और क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। Development means development of all states, all regions, all districts, all tahsils, all people. Everybody should feel that he also got the fruits of development. Then only it will be the real development. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने सुधार एजेंडे के तहत अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और शासन तंत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने जोर दिया कि देश की प्रगति तभी संभव है जब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में खासकर युवा शक्ति की क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। India, we have 65% of the population below 35 years. But youth, they are aspirational. They want to see a new India. They want to see a strong India. They want to see a prosperous India. They want to see a happy India. That's why this reformation. And this reformation should happen at the grassroots level. And these are the people who have been identified and felicitated today. They brought the required changes. चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड्स के विजेताओं को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत में हुए सकारात्मक विकास के बारे में दुनिया को बताने का प्रयास है। इन लोगों की कामयाबी की कहानियां लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, जो लोगों को सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करेंगी। इस पुरस्कार के लिए देश के 115 जिलों से उन अधिकारियों, व्यक्तियों और संगठनों को चुना गया है जिन्होंने अपने अपने इलाकों में जमीनी स्तर पर परिवर्तन और विकास में अहम योगदान दिया है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने साफ किया है कि स्कूल बच्चों के एडमिशन के लिए आधार नंबर को अनिवार्य शर्त नहीं बना सकते। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने कहा है कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के भी खिलाफ होगा। प्राधिकरण ने स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से रोका नहीं जाए। केंद्र सरकार ने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के लिए प्रावधान सख्त करते हुए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों पर उन कंपनियों के उत्पादों की बिक्री करने से रोक लगा दी है जिनमें इनकी हिस्सेदारी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को किसी उत्पाद विशेष को सिर्फ अपने मंच से बिक्री का अनुबंध करने से भी रोक दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के कारोबार से जुड़े इन नियमों के बारे में भी अधिसूचना जारी की है। सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहों और फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नियमों में बदलाव का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तय की, साथ ही आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी सरकार के साथ साझा करने, 50 लाख से ज़्यादा यूज़र होने पर कंपनी का दफ्तर भारत में ही खोलने जैसे प्रावधान हैं। जानकारों के मुताबिक पहल अच्छी है, लेकिन तवज्जो आम लोगों के डेटा की सुरक्षा को भी मिलना चाहिए। इस मसौदे पर सुझाव की समय सीमा 15 जनवरी तक है। केंद्रीय संचार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की ओर से जारी ये वही मसौदा पत्र है जिसमें आईटी एक्ट 2000 के तहत 2011 में जारी किए गए नियमों में अब सरकार बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी कई सोशल मीडिया कंपनियों से कहा गया है कि उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए नियम, विनियमन
और निजता नीति हर महीने अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाए। देश विरोधी, अश्लील या अफवाह फैलाने वाले या आपत्तिजनक सामग्री के मामले में अगर सरकारी एजेंसियां कंपनियों से मांग करें तो 72 घंटे में कंपनी को जानकारी मुहैया करानी होगी। इसके अलावा ये भी प्रावधान बनाया गया है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स की संख्या 50 लाख पार करते ही उन्हें देश में कंपनी एक्ट 1956 के तहत दफ्तर स्थापित करना होगा। साथ ही कंपनी को अपनी वेबसाइट पर शिकायत प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम और उनसे संपर्क करने का विवरण प्रकाशित करना होगा। सूचना क्रांति के इस दौर में इंटरनेट के जरिए अव्यवस्था फैलने से रोकने के लिए कड़े नियमों की जरूरत है, लेकिन आम लोगों से जुड़े डेटा की सुरक्षा बनाए रखना भी एक चुनौती है। देर आए दुरुस्त आए, बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। और इसमें जो 3 बातें हैं कि 50 लाख से ऊपर अगर यूज़र्स हैं तो उनको भारत में अपना दफ्तर बनाना पड़ेगा और 24/7 नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा और कंपनियों की जवाबदेही रहेगी। ये तीनों बहुत ही अच्छी बातें हैं और इसको अगर इस तरह से समझें कि ये जो इंटरनेट कंपनियां, इनको इंटरमीडियरी बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करना चाहिए, एक पोस्टमैन है। लेकिन अगर पोस्टमैन चिट्ठी को नीलाम करे, अगर पोस्टमैन चिट्ठी के कंटेंट को बेचे, चिट्ठी के साथ मनी ऑर्डर भी रख दे, तो पोस्टमैन के ऊपर भी जवाबदेही बनती है। और ये कंपनियां इस पूरे बड़े कारोबार से देश में करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाती हैं, जिसमें भारत में टैक्स भी नहीं देती हैं। तो सरकार के नए नियमों से इनकी जवाबदेही होगी और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो। सरकार ने नए नियमों पर रायशुमारी के लिए आईटी कानून के नए नियमों के मसौदे को सार्वजनिक कर दिया है, जिन्हें लेकर कोई भी 15 जनवरी तक अपने सुझाव दे सकता है। इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियमों को 2011 में अधिसूचित किया गया था। पिछले दिनों में सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलने और भीड़ द्वारा किसी की हत्या करने जैसी कई घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जवाबदेह बनाने का फैसला किया था। सोशल मीडिया से जुड़े आईटी के नए नियमों के तहत सरकार की कोशिश है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अनैतिक या गैर कानूनी कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जाए। अब चूंकि ये मसौदा पब्लिक डोमेन में है तो इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन ज्यादा फोकस इस बात पर है कि डेटा की सुरक्षा, प्राइवेसी के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी बरकरार रखा जाए। दिल्ली में कैरोन अमरेंद्र के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की 19 नवंबर को हुई बैठक और सरकार से विचार विमर्श के बाद विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया गया है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये समिति आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे के बारे में विचार विमर्श करेगी। प्रदूषण और कोहरे से परेशान राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर से सुधर कर बहुत खराब की श्रेणी में आ गया है, लेकिन प्रदूषण ने अब भी बुजुर्गों, मरीजों और बच्चों के लिए परेशानी बढ़ा रखी है। दिल्ली के रहने वाले 55 साल के वीर सिंह को दमे की बीमारी है, लेकिन इस साल उनकी हालत गंभीर हो गई है और अब वो अपने घर से मास्क पहने बिना निकल नहीं सकते। बिगड़ते प्रदूषण के स्तर की वजह से सांस लेने के लिए पंप का सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ, मौसम की वजह से तो बढ़ रही है। जैसे ठंड में अभी प्रदूषण वगैरह ज़्यादा है तो ठंड के दिनों में ज़्यादा सांस फूलने लग जाता है। मैं 24 आवर्स वैसे जब भी बाहर निकलता हूँ मास्क पहनता हूँ। घर के बाहर बालकनी में भी निकलता हूँ तो भी मास्क पहनता हूँ। इससे ज़रा रिलीफ मिलता है। डॉक्टर के मुताबिक प्रदूषण का मौजूदा स्तर दमे और दिल के मरीजों के अलावा बच्चों के लिए खतरनाक है और इससे बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। अब स्मॉग सीधे सीधे हमारे फेफड़े में जाती है। जिन व्यक्तियों को पहले से ही सांस की तकलीफ होती है या हार्ट की तकलीफ होती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसे सांस के मरीज़ हैं तो उन्हें सांस की तकलीफ हो जाती है, खांसी हो जाती है, ज़्यादा दवाई लेनी पड़ती है और कभी कभी तो ये भी देखा गया कि एक्यूट अटैक हो जाता है सांस का, कि उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ता है, कभी कभी एडमिट भी होना पड़ता है। 50 घंटे तक प्रदूषण की इमरजेंसी झेलने के बाद अब दिल्ली एनसीआर को कुछ राहत मिली है। सफर के मुताबिक बुधवार को हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए स्थिति गंभीर से सुधरकर बहुत खराब की श्रेणी में आ गई है। PM10 का स्तर 348 और PM2.5 का स्तर 203 दर्ज किया गया।
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष भूरीलाल ने कहा है कि हालात को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली में औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण कार्य पर रोक जारी है। अभी कल तक सीवियर था, आज वेरी पुअर है, तो देखते हैं जो सिचुएशन होगी उस मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी। अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, कल तक शायद और ठीक हो। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक दिसंबर महीने में ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में लोगों पर ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ी है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली समेत उत्तर भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। दिल्ली में आज तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी है। दिल्ली में बुधवार को न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोहरे से रेलवे, सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठिठुरती रातों में रैन बसेरों में बिस्तर और कंबल की व्यवस्था की गई है। हालत ज़्यादा खराब है ठंड की, शीतलहर इतनी है कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता इस टाइम। ठंड ज़्यादा ही ठंड है, पहले से 2-3 दिन से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर तापमान 0 से नीचे चला गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई झीलें और नदियां जम गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ठंड से राहत नहीं मिलेगी। अगले जो 48 घंटे हैं इसमें कोल्ड वेव्स कंडीशन जो प्रिवेल करती रहेंगी, जो मिनिमम टेम्परेचर है उनमें जो गिरावट रहेगी और जो वेदर है वो अगले 4-5 दिन तक ड्राई रहेगा। जम्मू इलाके के बनिहाल में सीजन का सबसे ठंडा दिन -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में तापमान रिकॉर्ड -11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल से जुड़ी खबरें। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली 47 रन और चेतेश्वर पुजारा 68 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं। वहीं अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे मयंक अग्रवाल ने शानदार 76 रनों की पारी खेली। 4 मैचों की इस सीरीज में अभी दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।